हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश वीडियो सीरीज ब्रॉट टू यू बाय द हिमाचल माइंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू माय वीडियोस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, आई थैंक्स देम। और उन्हें मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। डू लाइक माई वीडियोज़, डू कमेंट्स। एंड मैं ये भी बताऊँगा, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, आप पहले मेरे पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक की वीडियोज़ को ज़रूर रेफ़र कीजिए, जिनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली है बाय द नेम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो एज द नेम सजेस्ट, इन पार्ट्स में हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर अप करने की कोशिश की है, जिससे आपको पार्ट 5 की बेटर क्लैरिटी, इससे आगे भी जो पार्ट्स हैं इनकी बेटर क्लैरिटी आने लगेगी। एंड दीज आर स्ट्रिक्टली विद रिगार्ड्स टू दी वंडरलैंड एंड दी वंडरलैंड नोट्स, ठीक है, मेड बाय मी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और जिस्ट देना चाहूँगा कि जो ये पार्ट 5 है, यहाँ से हम अर्ली मिडीवियल से लेके ब्रिटिशर्स तक, अर्ली मिडीवियल टू ब्रिटिशर्स तक हिस्ट्री का अब रिगार्ड्स देखेंगे फ्रॉम दीज पार्ट्स जो आपके आगे आएंगे। आज हम अर्ली मिडीवियल के कुछ फेजेस देखेंगे और ये सब हम देखेंगे विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश, जो कि आपके वंडरलैंड में बताए गए हैं कि क्या क्या हिमाचल प्रदेश में इन फेजेस में गतिविधियां रही होंगी। क्योंकि इतना सारा हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है इतनी ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने के लिए, बट आई प्रॉमिस यू, मैं आपका यहाँ पे कवर अप करा दूंगा कि इन जो उस टाइम पीरियड रहा अर्ली मिडीवियल और ब्रिटिशर्स में, तो हिमाचल प्रदेश में उसमें क्या क्या उसका महत्वपूर्णता रही, या उस टाइम क्या क्या हिमाचल प्रदेश पे इम्पैक्ट रहा इस हिस्ट्री का, वही हम एज द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। So here we go. This is the history of Himachal Pradesh, part 5, Wonderland Notes, brought to you by Himachal Minds. The PDF of this lecture would be provided to you with the links in the description box given below. Okay, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हिल स्टेट्स एंड द सेंट्रल अथॉरिटी से। एज द नेम सजेस्ट, हिल स्टेट्स, दैट इज़ द हिमाचल प्रदेश, हम जो है हिमाचल वाले, एंड द सेंट्रल अथॉरिटी। मान लीजिए सेंट्रल अथॉरिटी को एक बीच में एक बहुत बड़ी हुकूमत है, उसको हम सेंट्रल अथॉरिटी मान लेते हैं, और हिल स्टेट्स मान लेते हैं हम अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम आज का लेक्चर देखेंगे विद रिगार्ड्स टू अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं उनकी अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री क्लियर नहीं है, तो आज वो मैं क्लियर कहीं ना कहीं करवा दूंगा, ठीक है। तो 8th to 12th सेंचुरी विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश, ओके, क्योंकि अर्ली मिडीवल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 8th to 12th सेंचुरी जो है वो टर्बुलेंट पीरियड कहा गया है, ठीक है, लेखक द्वारा। क्यों कहा गया है? क्योंकि हर्षा के बाद क्या हो गया था, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा, देयर वाज अ डिसइंटीग्रेशन, जनपदास टूटने लग गए थे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, ठीक है, बी हेयर, माइंड अपना यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। आई प्रॉमिस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और लास्ट में लेक्चर में आई हैव ब्रॉट समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो 8th to 12th सेंचुरी को टर्बुलेंट पीरियड बोल दिया। एक तो क्यों बोला? क्योंकि हर्षा के बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, जनपद टूट गए, नई नई आपकी ट्राइब्स बनने लगी, नई नई डायनेस्टीज़ बनने लगी, एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन बोल दीजिए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जो राजपूत माइग्रेंट्स थे उन्होंने न्यूमरस स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया, प्रिंसिपैलिटीज़, रियासतें बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। कहाँ? यमुना एंड रावी के आसपास वाले एरिया में, ठीक है। एक तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। सम प्रिंसिपैलिटीज़ वर फाउंड लेटर एट द 15th एंड 16th सेंचुरी। बाद में कुछ रियासतें बनी, वो 15 और 16वीं सदी के बाद बनी, वो हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको रिगार्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोलता है ये डायग्राम। ये डायग्राम ये दिखा रहा है आपको कि मान लीजिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी मान लेते हैं हम, एक दिल्ली में कोई बहुत बड़ा राजा है जिसने दिल्ली सल्तनत चलाया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था, दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा आपका राजा है या फिर एक बहुत बड़ा आपका शासक है, वो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी चला रहा है, एक मतलब सेंट्रल पावर है वो, ठीक है। उसका क्या रिलेशन है रियासतों के साथ, प्रिंसिपैलिटीज़ के साथ, वो ही हमें पढ़ना है अर्ली मिडीवियल में विद कंटेक्स्ट टू हिमाचल प्रदेश। और यही चलता आएगा 11th सेंचुरी से लेकर ब्रिटिश एम्पायर के टाइम तक, ठीक है। और लो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिश बन जाएगी, बट हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट यही है। आई होप आपको यहाँ तक पता लग गया है। नाउ लेट्स मूव टू द इन्वेजन्स। अब देखते हैं, अब ऑब्वियसली बात है, जब सेंट्रल अथॉरिटी है बनी, वो तो कुछ इन्वेजन से बनी होगी, बाहर से इंट्रूडर्स आए होंगे, तो इन्वेजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी को समझने के लिए, जो आपकी सेंटर वाली अथॉरिटी है। तो यहाँ पर हम कुछ इन्वेजन्स देखेंगे। ये चीज़ भारत में कुछ इन्वेजन्स हुई, जो इन्वेडर्स आए, उसमें हम देखेंगे टर्किश इन्वेजन हुई, फिर तुगलक डायनेस्टी बनी, ठीक है, फिर तिमूर की इन्वेजन हुई, फिर सूर्य एंड मुगल्स की इन्वेजन हुई, फिर मुगल्स का क्या रिलेशन रहा कांगड़ा के साथ, चंबा के साथ, सिरमौर के साथ। उसके बाद सिख का आगमन हुआ हिल स्टेट्स में, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। गुरखास के बारे में हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ब्रिटिशर्स के बारे में देखेंगे क्या क्या उनका रिलेशन रहा हिल स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो इतना बड़ा इस लेखे जोखे से आप इतना डर मत जाइए,
आज जो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं टर्किश इन्वेजन देखने वाले हैं एक तो, ठीक है, एक हम तुगलक देखने वाले हैं और तिमूर का इन्वेजन देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हुआ है। क्यों करा मैंने कांगड़ा यहाँ पे हाईलाइट, इस ये भी आपको समझने की बात है अब, ठीक है, क्योंकि कांगड़ा एज वी ऑल नो सबसे एंशंट प्रिंसिपैलिटी है। पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ा था ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द एंशंट प्रिंसिपैलिटी, सबसे पुरानी रियासत हिमाचल प्रदेश की। तो ऑलवेज जो कांगड़ा है एक्सटर्नल एग्रेशन के उस साय में रहा है, ठीक है। तो कांगड़ा इज़ अ वेरी गुड प्लेस, जिसने कितना टाइम देखा सभी ने एरियाज़ ने, बट कांगड़ा ने कुछ ज़्यादा ही देखा, ठीक है। और यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे टर्किश, तुगलक, तिमूर के बाद तो दास यानी स्लेव और खिलजी ऐड ही नहीं करी है, तो उसका भी रीज़न है, वो हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल आज हम देखेंगे टर्किश इन्वेजन, तुगलक, तिमूर विद रिस्पेक्ट टू कांगड़ा। तो यहाँ पे जो कांगड़ा है वो इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? कांगड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कांगड़ा ही एक सेंटर उस टाइम था जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी थी कि वहाँ पर आके आक्रमण करें। एट द टाइम हमने देखा त्रिगारता और नगरकोट के टाइम से, वो आप पिछले लेक्चर्स में आप टैली कर सकते हैं। और यहाँ से स्टूडेंट्स आपको कांगड़ा की हिस्ट्री भी साइड बाय साइड पढ़ने को मिलेगी, और आप यहाँ पे अपने कान और आंख खुले रखिए और दिमाग बिल्कुल ढंग से यहीं पे सेंटर रखिए, क्योंकि कांगड़ा की हिस्ट्री भी आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर अप होने लग जाएगी। सो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्किश इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। तो टर्किश कहते हैं कि वो बहुत डिफरेंट थे अरब से, ठीक है, पर्शिया से ये आए थे, और इन्होंने स्प्रेड किया इस्लाम धर्म को एट द पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड, तलवार की नोक पे ये इस्लाम धर्म को स्प्रेड करते थे, ठीक है। डेस्पोटिक इनके आइडियाज़ थे। डेस्पोटिक क्यों थे? क्योंकि बहुत तानाशाही थे, तो तानाशाही थे और तलवार की नोक पे जब ये बोलते थे कि आप इस्लाम धर्म को अपनाओ, ठीक है, तो ये इन्होंने रिप्लेस कर दिया इसी कारण अरब्स को, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि इन्होंने वेस्टर्न एशिया का बहुत बड़ा पार्ट कैप्चर कर दिया, और मिडल ऑफ द 10th सेंचुरी, बीच में 10वीं सदी के, इन्होंने इंडिया में भी इंट्रूड कर दिया, इंडिया में भी इन्वेड कर दिया, ठीक है। इंडिया में भी अब ये इनका आगमन हो गया। तो आगमन हुआ तो उसके लिए अब हमें इन्वेडर्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से इनके मुख्य इन्वेडर्स थे। तो अब ध्यान से सुनिएगा या नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले जो टर्किश इन्वेडर सबसे इंपॉर्टेंट है वो आते हैं अलप्तजिन, द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट, अलप्तजिन या अलप्तगिन, ठीक है। तो ये सबसे पहले बोले जाते हैं कि बहुत एडवेंचरर थे, ठीक है, एडवेंचर बोलते हैं ना, हम एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो ये बहुत एडवेंचरस थे, जो पहले मुस्लिम वो थे, शासक थे जिन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि जो अलप्तजिन है, इनको पर्शिया में गद्दी तो मिली नहीं, तो अफ़गान की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया और वहाँ पे गजनी को अपने वो बना दिया मेन सेंटर, और वहाँ पे इन्होंने अपना वो बोलते हैं जो एरिया बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके आते हैं जी सुबुक्त जिन, ठीक है। सुबुक्त जिन जो थे वो अलप्त जिन के स्लेव थे, ठीक है। और ये जो स्लेव थे ये इनकी 977 एडी में एंट्री होती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट डेट स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी है। ये सुबुक्त जिन जो थे, आपको इनको अमीर उल उमरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है कि सबसे पहला फर्स्ट इन्वेजन इन्होंने किया, ठीक है, जब राजा जयपाल जो थे कश्मीर से लेके मुल्तान तक चला रहे थे, संभाल रहे थे, शाही डायनेस्टी जो थी उनके हेड थे राजा जयपाल, ठीक है। तो राजा जयपाल जो थे वो बहुत पहले गुस्से में आ गए कि ये सुबुक्त जिन आ रहा है यहाँ पे, इसने मंदिर बर्बाद कर दिए हैं, कुछ कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, तो रिसेंटमेंट एक तरह से राजा जयपाल में आ गई। तो राजा जयपाल ने क्या किया, एक प्लान किया आक्रमण करने का सुबुक जिन पे, बट एक बहुत तगड़ा बर्फीला तूफान आ गया, एक स्नो स्टॉर्म आ गई, जिसमें राजा जयपाल के इरादों पे पानी फेर दिया। बट सुबुक जिन भी हार नहीं मानने वाला था, उसने इंडिया को इन्वेड कर दिया था, इंडिया के बारे में समझा था, जाना था कि बहुत भाई सोने की चिड़िया है, तो उसको तो इन्वेड करना था, ठीक है, खजाना लूटना था। तो उसने क्या किया, उसने तो आक्रमण करना ही था। बट राजा जयपाल ने यहाँ पे एक गेम खेली। राजा जयपाल ने एक लेटर लिखा कि सर आप युद्ध करने से पहले एक बार ज़रा सोचिए कि यहाँ पे किस तरह से लाशें बिछ जाएंगी, आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा उन लाशों को, आप लाशें भी नहीं उठा पाओगे, तो क्यों ना आप प्लीज़ हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, एक शांति वार्ता कर लेते हैं। तो ट्रीटी साइन हो गई। तो राजा जयपाल वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ट्रीटी लेटर ऑन। राजा जयपाल को वो अच्छा नहीं लगा वो ट्रीटी जब उन्होंने साइन करी। कहानी की तरह सुनिए आप, ठीक है। तो राजा जयपाल ने क्या किया, अब पीठ पे छुरा घोंपना चाहा। उनको लगा कि नहीं, मैं तो सुबुक जिन को हरा के ही रहूँगा। तो सुबुक्त जिन को जब पता लगा कि राजा जयपाल जो है ये आपके एक कॉन्फेडरेसी बना रहे हैं और राजाओं के खिलाफ साथ मिलकर इसके खिलाफ एक आक्रमण करने की प्लान कर रहे हैं, तो वो इसको खटक गया, ठीक है, सुबुक्त जिन को, और सुबुक्त जिन ने इसका खात्मा कर दिया जी, राजा जयपाल का, शाही डायनेस्टी का, उसको मार दिया, राजा जयपाल को ख़त्म कर दिया। तो राजा जयपाल गॉट डिफीटेड। तो 997 में ही आपके सुबुक्त जिन की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। जो सुबुक्त जिन होता है ना, उसका बेटा होता है महमूद।
जो बनता है आपका महमूद ऑफ गजनी 997 एडी, ठीक है। गजनी वो आमिर खान वाला याद ना रखिएगा, गजनी, ये महमूद ऑफ गजनी कहलाते हैं 997 एडी में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, बिकॉज 1001 एडी, 1001 एडी में ये इंडिया को इन्वेड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेडेड इंडिया 1001 एडी, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। और फोर्थ एक्सपेडिशन, चौथी बार जब ये आता है, तो हम हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1008 और 1009, 1008 टू 1009 एडी के बीच में ये आता है नगरकोट। कहाँ आता है, नगरकोट, यानी कांगड़ा का किला ये आता है। वहाँ पर बुरी तरह से लूट पाट मचाता है, प्लंडर कर देता है वहाँ की वेल्थ को। और उस टाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उस टाइम कंटेम्प्रेरी कौन होते हैं वहाँ पे, गद्दी पे कौन होते हैं कांगड़ा के, वो होते हैं राजा जगदीश चंद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, राजा जगदीश चंद, ठीक है। और क्या होता है आगे, और आगे क्या होता है, आप बोलोगे सर कि तो उनको रोका नहीं किसी ने, तो एक आनंदपाल शाही, जो शाही डायनेस्टी हमने पीछे पढ़ी ना, उनके एक राजा होते हैं शाही डायनेस्टी के, आनंदपाल शाही। ऑल दो उसने काफ़ी रोकने की, मतलब एक युद्ध हुआ होगा, बट आनंदपाल शाही के जो एलिफेंट हैं वॉर के टाइम में, वो वापस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। तो आनंदपाल शाही के जो सेना होती है वो सोचती है कि हम वापस मुड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और क्या होता है, इसमें विजेता उभर कर आ जाते हैं जी आपके महमूद ऑफ गजनी। तो यहाँ पे एक तरह का हेरा फेरी टाइप हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि वो फिर उस पर नगरकोट पे आके वो आक्रमण करते हैं और वहाँ पे एक तरह से अपना कब्जा हटा लेते हैं, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। इसको इन्होंने कहा है कि एक तरह का ये अनइमेजिनेटिव इनहेबिटेंट्स आ गए फोर्ट में, मतलब जो सोचा नहीं था ना कभी, वो हो गया कांगड़ा के किला के साथ, नगरकोट के किला के साथ, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लिखा है ना, JR शर्मा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोफेसर JR शर्मा कहते हैं कि, रिमार्क्स देते हैं कि विद द प्लंडर ऑफ एंशिएंट टेम्पल ऑफ नगरकोट, जो नगरकोट जो आपका था कांगड़ा का किला, इन 1000 AD द टाइगर टेस्टेड ह्यूमन ब्लड। तो टाइगर यहाँ पे कौन है, आपके महमूद गजनी, उसने टेस्ट किया जी ह्यूमन ब्लड। एक तरह से उसने एक जीत का एक वो झंडे गाड़ दिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोफेसर JR शर्मा की लाइन है। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। और ये फरिश्ता भी थे, ठीक है, साथ में फरिश्ता भी हैं, आए थे उनके साथ, जो पर्शियन हिस्टोरियन थे। किसके साथ, आई गेस उन्हीं के साथ वो आए होंगे या आए थे, क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है हमें, ठीक है। लेट्स मूव, आगे मूव करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि 1043 एडी तक, ठीक है, नगरकोट जो आपका कांगड़ा का किला है, वो पोजीशन में रहा महमूद गैरिसन के अंडर, महमूद गैरिसन के अंडर। महमूद गैरिसन का मतलब है कि जो महमूद की जो आपकी सेना थी उसके अंडर कहीं ना कहीं नगरकोट का किला 1043 एडी तक रहा। और उस समय मदूद जो था, जो ग्रैंड सन था महमूद का, महमूद ऑफ गजनी का, वो उसके अंडर कंट्रोल में आता था, ठीक है। और ये जो बात है, अब कटोच रूलर्स थे जो कांगड़ा के, उनको खटक गई, वो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। वैसी बात है कि कटोच जो कांगड़ा के शासक थे उनको बुरा लगेगा, तो उन्होंने हेल्प मांगी जी महीपाल की। सेंट्रल अथॉरिटी पे उस टाइम महीपाल थे, जो तोमर के चीफ थे, ठीक है। तोमर डायनेस्टी थी उस टाइम दिल्ली में, तो उसके चीफ थे आपके महीपाल। तो राजा महीपाल की कटोच रूलर्स ने हेल्प मांगी। फिर आगे ये कहते हैं कि राजा महीपाल ने 4 महीने तक कांगड़ा किला का घिराव रखा, और उसके बाद ये महदूद जो आया था, महमूद की गैरिसन थी, उसको वहाँ से निकाला गया, ठीक है, वहाँ से उसको निकाल दिया गया। एक तो ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से उनको कांगड़ा से एक्सक्लूड कर दिया। बट जो ये महमूद गजनी है, ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद द शाही डायनेस्टी, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, कश्मीर और मुल्तान वाले पार्ट में, जहाँ पर क्या होता है, शाही डायनेस्टी का ये भीमपाल जो है उसकी डेथ हो जाती है 1026 AD में, और ये शाही डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। और उसके ख़त्म होने से वेस्टर्न पंजाब जो एरिया है, मुल्तान वाला पार्ट है जो है, वो सारा गजनी के रूल्स के अंदर आ जाता है, गजनी के रूलर्स के अंडर आ जाता है। जिससे क्या होता है, आपके एक तरह से अब इनका पैर पसारने का टाइम एक तरह से आ गया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक थिंकर आएंगे, कोई पर्शियन थिंकर ही रहे होंगे ये, इनका नाम है ख्वाजा बिन सद बिन सलमान, ठीक है। ये कहते हैं कि जो कांगड़ा का किला है वो दोबारा अब्दुल रशीद ने कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। अब्दुल रशीद वॉज द सन ऑफ सुल्तान महमूद, ठीक है, 1051 टू 52 AD के बीच में, ठीक है। बट 1060 AD 1060 AD में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 1060 मैंने फटाफट बोल दिया, वॉज रिकवर्ड बाय कटोच रूलर्स। कटोच की जो राजा थे, जो रूलर्स थे डायनेस्टी, उन्होंने उससे रिकवर कर लिया। और 300 साल तक कहते हैं फिर कोई भी इन कटोच रूलर्स का बाल बांका नहीं कर सका, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर बोलते हैं कि 200 ईयर्स
तक जो आपके मोहम्मडियंस थे, जो ये सो कॉल्ड महमूद और गजनी की जो आर्मी थी या जो भी इनसे रिलेटेड आगे सबऑर्डिनेट्स थे, वो सतलुज के बियॉन्ड एक्सपर्टाइज नहीं कर सके, वो सतलुज के बियॉन्ड एक्सपीडिएट नहीं कर सके, ठीक है, वो आगे नहीं आ पाए, ठीक है। क्यों? इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि जो तोमर्स थे दिल्ली में, मैंने पीछे आपको पढ़ाया ना तोमर, तो जो तोमर डायनेस्टी थी उनकी कॉन्फेडरेसी थी, एक तालमेल था जुड़ा हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी थी किसके साथ? चीफ्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स के जो चीफ्स थे उनके साथ उनकी कॉन्फेडरेसी थी, एक तालमेल जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये हमें कहाँ पता चलता है? ये हमें पता चलता है लिटरेरी वर्क ऑफ पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाई, ठीक है। उसमें ये बताते हैं हमें पृथ्वीराज रासो में जो आनंदपाल चौहान थे, ठीक है, उनके कोई बेटा नहीं था, बट उनकी जो सबसे जवान लड़की थी उनका जो बेटा था पृथ्वीराज चौहान, 1171 एडी तक उन्होंने इस कॉन्फेडरेसी को मेंटेन रखा विद द चीफ्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसी कारण कहीं ना कहीं एक तालमेल बना रहा बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द हिल स्टेट्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैंने पीछे आपको बोला था कि यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर आपने सारे वो बता दिया, बट स्लेव एंड खिलजी के टाइम में कुछ क्यों नहीं हुआ? स्लेव एंड खिलजी के टाइम में तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि स्लेव एंड खिलजी के टाइम में ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्लेव और खिलजी थे, जो ये दास और खिलजी वाले थे, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पंजाब और हिल स्टेट्स की तरफ, ठीक है। ये अपने ही मस्त थे सेंट्रल अथॉरिटी में, इन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट राजा मेघचंद का एक मेंशन होता है बिलासपुर में, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस बिलासपुर में हो गई थी, ठीक है। बिलासपुर में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या होता है, राजा मेघचंद ने अल्तुतमिश नाम के एक राजा का हेल्प ली थी, जो उस टाइम स्लेव डायनेस्टी के रूलर रहे होंगे, ठीक है, 1200 के अराउंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बिलासपुर के राजा मेघचंद ने हेल्प ली थी, अगर हमें कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पढ़ना हो। बाकी कांगड़ा से एज सच स्लेव एंड खिलजी डायनेस्टी का इतना लिंक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर ये आगे कहते हैं कि पंजाब प्लेन्स वर कॉन्स्टेंटली अंडर द अटैक्स ऑफ मुस्लिम टर्क्स, ठीक है। तो जब ये कॉन्स्टेंटली अटैक्स पे थे, जो राजपूत थे आपके उस टाइम के, सो कॉल्ड चौहान्स, चंदेल्स, तोमर, सेन्स, पनवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जी जान बचाकर या सो कॉल्ड थक हार कर हिमाचल की हिल्स की तरफ पलायन करने लगे 12th सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है। हमने ये पीछे भी देख लिया था कैसे ये यमुना के पास और रावी के पास आके बसने लगे और वहाँ पर फिर उन्होंने अपनी प्रिंसिपैलिटीज़ बनाना शुरू करी। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं रियासतों की आगे क्लैरिटी आने लगेगी, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और यहीं पर ही ध्यान रखिए अभी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। होल्ड ऑन अ सेकंड, पीछे चलते हैं। यहाँ पर तो फिर यहाँ तक जो हमने अभी ये कहानी पढ़ी, यहाँ पे हमारा जो क्लियर हो जाता है, जो हमारी क्लैरिटी आ जाती है, वो ये वाली क्लैरिटी हमें आ जाती है कि टर्किश इन्वेजन का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे तुगलक का क्या क्या रहा होगा, तो ये देखते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स, तुगलक का भी बहुत डीप अगर हमें पढ़ना हो तो बहुत डीप इसकी स्टडी है, बट हमें विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश पढ़ना है। स्ट्रिक्टली वी विल अडहेयर टू दी वंडरलैंड नोट्स, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी इज अ मुस्लिम डायनेस्टी थी, ये जो टर्किक ओरिजिन की थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत एक तरह से उस टाइम बन गया था, जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी, और फिर आपको मैंने वही पीछे वाला कंसेप्ट बताया, उसका जो रिलेशन है विद आपके हिल्स के साथ, ठीक है, वही हमने यहाँ पे देखना है मिडीवल इंडिया के टाइम में, ठीक है। तो गाजी मलिक जो था, गाजी मलिक वो इसका फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का आगे बेटा होता है जिसका नाम था उलुग खान, जो आगे चल के बनता है मोहम्मद बिन तुगलक अराउंड 1325 एडी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के कंटेक्स्ट से, और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मर्डर किया था गयासुद्दीन तुगलक का गद्दी हासिल करने के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक सेंट्रल अथॉरिटी में थे, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी में थे, तो कांगड़ा में उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट था, हमारे राजा एक शुरू होते हैं पृथ्वी चंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपकी कांगड़ा की स्टार्ट हो जाएगी हिस्ट्री। राइट इट डाउन, रिमेंबर इट, मग इट अप द वे यू वांट टू स्टडी, ठीक है। 1337 एडी के पास पृथ्वी चंद होते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आइए देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय कांगड़ा के जो राजा थे रूपचंद, ठीक है, ये पृथ्वी चंद के बेटे थे 1360 एडी के पास। उस समय ये कांगड़ा की या नगरकोट की आपकी गद्दी संभाल रहे थे, ठीक है, कांगड़ा किला की गद्दी संभाल रहे थे। और ये कहते हैं कि ये भी बहुत एडवेंचरस टाइप थे। तो व्हेन ही वाज प्लंडरिंग द वेल्थ फ्रॉम दिल्ली से जब ये लूटपाट करते हुए वापस आ रहे थे कांगड़ा की तरफ, तो इनको सुल्तान ऑफ कश्मीर मिल गए रास्ते में, जिनका नाम था शहाबुद्दीन। उन्होंने जो खजाना लूटा हुआ था वो सारा इनसे ले लिया और रूपचंद को हट फिर के फिर नगरकोट वापस जाना पड़ा, और ये फिरोज शाह तुगलक को पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ दो एंगल्स हैं, ठीक है।
एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर इज कि जो आपके रूपचंद हैं उनका फैक्ट है यहाँ पे कि धर्मचंद नाटक में उनका नाम मेंशन किया गया है बाय मानिक चंद अराउंड 1562 में, ठीक है। रूपचंद को मेंशन किया धर्मचंद नाटक में बाय मानिक चंद ने, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक को लेकर, ठीक है, एंड विद कंटेक्स्ट टू रूपचंद जो कांगड़ा में थे, ठीक है, सेकंड जो आपके हम देख रहे हैं रूलर, ठीक है। कुछ कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा का किला बिसीज कर लिया था, कैप्चर कर लिया था 1365 में, बल्कि दूसरे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे नगरकोट फोर्ट को कांगड़ा के किला को कैप्चर करने में। और ये जो पहली वाला एंगल है ये मेंशन है तारीख ए फिरोज फरिश्ता एंड तारीख ए फिरोज शाही में, उस टाइम के लिटरेरी वर्क्स में, ठीक है। और जो ये फरिश्ता है इसने नगर कोट को कहा है उस टाइम मोहम्मदाबाद, मतलब उसे नगर कोट को कांगड़ा का कहीं ना कहीं कभी नाम मोहम्मदाबाद रखा गया था उस टाइम, इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को रिस्पेक्ट देने के लिए फरिश्ता ने बताया कि नगर कोट को मोहम्मदाबाद कह दिया गया, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट आ गया। फिर वहाँ पर बोलते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने जब वहाँ के लोकल से बात की तो उन्हें एक नौशबा के बारे में पता चला, नौशबा के बारे में पता चला। तो नौशबा क्या बोलते हैं कि वो लोकल्स ने उन्हें ये बताया कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो वो एक आइडल अपने साथ लेकर आए थे, एक मूर्ति लेकर आए थे, वो नौशबा की थी और वो नौशबा उनकी पत्नी थी अलेक्जेंडर की, तो वो उनके लिए पूजनीय है, ठीक है, कांगड़ा के लोगों के लिए वो पूजनीय है। और ऑल्सो फिरोज शाह तुगलक को पता चलता है कि नगर कोट को जब जाते हैं तो रास्ते में एक टेम्पल आता है, ज्वालामुखी टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू ऑल नो ज्वालाजी टेम्पल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ज्वालामुखी टेम्पल आता है और फिरोज शाह तुगलक बुक्स पढ़ने का बहुत शौकीन था। आई होप मैं जल्दी ना बोल रहा हूँ, आप सुन, मैं आराम से बोलता हूँ। फिरोज शाह जो था वो बुक्स पढ़ने का शौकीन था, तो 1300 बुक्स थी यहाँ ज्वालामुखी की लाइब्रेरी में, ज्वालामुखी टेम्पल की लाइब्रेरी में। तो वो उसे बहुत पसंद आई और उसने इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी को बोला कि जो उसके कोर्ट में था कि इसे ट्रांसलेट करो पर्शियन के अंदर, ठीक है। और इस इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी ने, राइट इट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट, इस इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी ने जो फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में था इसे ट्रांसलेट किया पर्शियन में एंड इट वाज नोन एज दलील ए फिरोज शाही विच हैड द स्ट्रीम्स ऑफ फिलॉसफी। मान लीजिए उस समय फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी एंड डिविनेशन के कंसेप्ट थे इन 1300 बुक्स में जो ट्रांसलेट हुए पर्शियन में बाय हिम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं आपके संगारा चंद। नाउ दिस संगारा चंद वॉज दी सन ऑफ रूपचंद, जो कांगड़ा में अभी हमने पहले पढ़े ना, पृथ्वी चंद, ठीक है। पृथ्वी चंद के बाद आपके वैसे पूरब चंद आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद रूपचंद आते हैं, ठीक है, रूपचंद के टाइम आपके फिरोज शाह तुगलक आए। उसके बाद आते हैं आपके संगारा चंद। तो संगारा चंद 1375 AD के टाइम नसरुद्दीन जो होते हैं फिरोज शाह तुगलक के बेटे, उनके 2 कज़न्स उनको वहाँ बिल्कुल नहीं मानते हैं दिल्ली में, और उनको वहाँ से जान बचा के नसरुद्दीन को भागना पड़ता है फ्रॉम सिरमौर टू नगरकोट, और वो नगरकोट में श्रेय लेते हैं किसके अंडर, संगारा चंद के अंडर, ठीक है। और 1390 में वो फिर दिल्ली में वापस जाते हैं और फिर वो गद्दी संभालते हैं और वहाँ पे वो कहलाते हैं मोहम्मद तुगलक, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई हो। इसके बाद हम देखेंगे तिमूर इन्वेजन, ठीक है स्टूडेंट्स, तिमूर इन्वेजन्स। तो आपका टर्किश हो गया, ठीक है, तुगलक हो गया, अब तिमूर का देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो तिमूर है, नाउ दिस तिमूर जो है ये एक तिमूर ए लांग था, ठीक है, एक टर्को मंगोल शासक था जो सेंट्रल एशिया में एक डायनेस्टी फॉर्म की थी जिसको बोलते हैं तिमुरिड डायनेस्टी, और उससे बना था तिमुरिड एम्पायर। ही वॉज वेरी क्रूअल, बहुत ज़्यादा क्रूअल था वो। क्यों क्रूअल था? क्योंकि उसने इतने मिलिट्री कैंपेन्स रेगुलेट किए कि बोला जाता है कि 17 मिलियन डेथ हुई उसके इन्वेजन्स के टाइम और उसकी क्रूरता की वजह से, और 17 मिलियन डेथ्स की वजह से ऑलमोस्ट 5% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन वॉज इफेक्टेड दैट टाइम, ठीक है। और उस समय कहते हैं, अब हमने पढ़ना हिमाचल के कंटेक्स्ट में और हम यहाँ पे नगरकोट कांगड़ा के उसमें हैं, तो कहते हैं कि 1398 में उस समय मेघचंद कांगड़ा में हुआ करते थे, ठीक है, मेघचंद कांगड़ा में होते थे। और ये भी कहा गया है कि जो आपके तैमूर थे उन्होंने अपनी मेमोयर, मतलब अपनी यादगार में रेफरेंस किया है नगरकोट का, और उस मेमोयर को बोलते हैं मलफूजत ए तिमूरी। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर कहते हैं कि जो ये तैमूर है ये मेरठ से हरिद्वार की तरफ मूव करे, और हरिद्वार के साथ साथ फिर ये फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में आ गए, जहाँ पर ये सिरमौर में आए, ठीक है। सिरमौर में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्यारादुन वैली का नाम बोला जाता है, और बोलते हैं कि इन्होंने 8 हिल फोर्ट्स कैप्चर किए थे, जिसका इतना पक्का सबूत नहीं है बट ये कहा जाता है, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है कि राजा
आलमचंद जो होते हैं हिंदूर के, ठीक है, हिंदूर इज़ योर मॉडर्न डे नालागढ़, वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं तैमूर की कुछ सामान देने में, कुछ ज़रूरी सामान देने में, कुछ इक्विपमेंट्स देने में। तो राजा आलमचंद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका शॉर्टकट हम लास्ट में इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे, ठीक है, समझने के लिए। एक तो ये हो गया। उसके बाद बोलते हैं कि सिरमौर से मूव ऑन करने के टाइम वो जाते हैं आपके पठानकोट और नूरपुर वाले एरिया में, जिसको धमेरी बोलते हैं पहले, और वहाँ से वो रावी से होते होते जम्मू पहुँचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक राजा का मेंशन है किया गया जिसका नाम है रतन सिंह। तो कहते हैं रतन सिंह जो है या तो ये कांगड़ा से थे, या होशियारपुर से थे, या सिरमौर से थे। एंड ही वॉज द रूलर हु वॉज फेस टू फेस, जिन्होंने फेस टू फेस एक बैटल किया था, एक लड़ाई की थी, किसके साथ? तैमूर के साथ। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई हो। इसके बाद फेजेस स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हैं आपके शेरशाह सूरी के 1540 टू 45 एडी। और यहाँ पे जो ये फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कहा गया है कि 1043 एडी से लेके 1620 एडी तक जितना भी कांगड़ा जो था ना आपका नगरकोट वाला, वो कटोच डायनेस्टी के रूल में ही रहा, या वह लोकल डायनेस्टी के रूल में ही रहा। बट ये जितना भी हमने सब पढ़ा है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें ये नहीं जानना है कि ऐसा हुआ होगा नहीं होगा, बट जो हमने पढ़ा है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट फैक्ट ये बताया जाता है कि 1620 तक, जहांगीर के पहले पहले तक हमारे पास पक्के रिकॉर्ड्स नहीं है। उसके बाद हाँ फिर पक्के रिकॉर्ड्स हैं कि वो कांगड़ा आए थे और ऐसा ऐसा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया। फिर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है। अब हमने देखा कि मोहम्मद तुगलक किसके टाइम में आया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे राजाओं की क्लैरिटी आ गई कांगड़ा में, पृथ्वीचंद के और पूर्वचंद के टाइम में आ गया था। एक तो ये हो गया। फिरोज शाह तुगलक किसके टाइम में आया था? वो रूपचंद के टाइम में आया था। नसीरुद्दीन तुगलक किसके टाइम में उसने आश्रय ली थी? संगारा चंद के आश्रय ली थी, ठीक है। मेघचंद भी उस टाइम था, नसीरुद्दीन टाइम। और तैमूर जो था वो मेघचंद के टाइम में आया था। तो यहाँ पे कांगड़ा की आपकी जेनोलॉजिकल रोल, एक तरह का जो वंशावली है वो भी क्लियर हो जाएगी ढंग से। आप इसको देख लीजिए फ्लो चार्ट को। और जो रूलर्स आए थे हिमाचल प्रदेश की कोइंसिडेंस में, या जो सेंट्रल अथॉरिटी और होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाँ, सेंट्रल अथॉरिटी और जो हिल स्टेट्स के जो राजा थे उनके बीच में जो लिंक है वो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं समझा। और मैंने आपको लास्ट में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आऊँगा। तो वो जो चीज़ है टन है, वो है आपके लिए टोटके, ठीक है। टोटके इन द सेंस आपके लिए मैं निमोनिक्स लेके आया हूँ, एक तरह से जुगाड़ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये टोटके आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो पहला एक टोटका हम देख लेते हैं। ये एक टोटका मैंने बनाया आपके लिए, एटीएम। एटीएम किस वे में बनाया है? हमने पढ़ा ना तैमूर, तो टी को आप तैमूर मान लीजिएगा, ठीक है। एटीएम में बीच में सेंट्रल, ठीक है, वो मान लीजिए। तैमूर जो है उसको हेल्प की थी हिंदूर के राजा ने, जो कि आपका प्रेजेंट डे नालागढ़ है, आलमचंद ने, ठीक है। और मेघचंद के टाइम में तैमूर आया था। क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो हमें याद नहीं रहता है, तो एटीएम याद रखिएगा। मेघचंद के टाइम तैमूर जो है यहाँ पर आया था, बट कांगड़ा में नहीं आया था, बट दैट टाइम गद्दी पे मेघचंद थे, ठीक है। एक तो ये आपका टोटका हो गया, टोटका सीरीज ब्रॉट यू बाय हिमाचल माइंड। फिर एक टोटका है पापा रोज़ सुनाते मुझे, कहीं पापा सुन तो नहीं रहे, ठीक है। पापा रोज़ सुनाते मुझे, ठीक है। तो ये आप टोटका याद रखिएगा, जिसमें पी और पी को आप याद करके जोड़ लीजिए। पापा में पी जो है वो आपका पहले पृथ्वीचंद बन जाएगा, दूसरे पी में आपका पूरबचंद या परबचंद बोल देते हैं इन्हें, वो बन जाएगा। रोज़ के आर से आपका रूपचंद बन जाएगा, सुनाते के एस से आपका संगारा चंद बन जाएगा, और मुझे से आपका मेघचंद बन जाएगा। तो दीज आर व्हाट, दीज आर योर नथिंग बट दी कांगड़ा के ये आपके रूलर्स हैं, ठीक है। ये कांगड़ा की आपकी जिनोलॉजी वहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इन्वेजन्स की, ठीक है, मीडिएवल अर्ली मीडिएवल के टाइम की। और ये आपके कांगड़ा में हेल्पफुल भी होंगे, ठीक है, राइट फ्रॉम पृथ्वीचंद टू मेघचंद, ठीक है। एक तो ये टोटका हो गया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एक टोटका जग, सबके घर में जग होता ही है ना, मंडी के लोगों को जग, मंडी के लोगों का जग भी होता है, ठीक है, धाम की तरह जग बोलते हैं वो, ठीक है। तो जग से याद रखिएगा आप जगदीश चंद, और जी का जो आप जी है उससे आप गजनी याद रखिएगा, ठीक है। तो जब गजनी था, तो गजनी आया था, तो उस टाइम कांगड़ा का कौन था रूलर? तो वो था जगदीश चंद। जगदीश और जी से आपका गजनी। आई होप आपको ये टोटके थोड़े अच्छे लगे होंगे। आई होप मैंने आपको आज इस वाले लेक्चर में कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की हो। मैं थोड़ा फास्ट था, बट आई हैड टू कंक्लूड इन दिस वीडियो टाइम पीरियड में मुझे कवर करना पड़ता है लेक्चर। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई हो। आप प्लीज़ दोबारा इस लेक्चर को देखिए, आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द पार्ट 6, जिसमें हम आगे के फेजेस देखेंगे, सुर डायनेस्टी से हम देखेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।